गुड इवनिंग बच्चों। आज ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अध्याय 3 का पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट है। और इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे कंपनी दीवान बन गई, कंपनी की आमदनी, खेती में सुधार की ज़रूरत और उससे रिलेटेड है समस्या। मैंने खेती में समस्या क्या क्या आती। नेक्स्ट है बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन, और बंगाल के रैयतों पर मुख्य रूप से क्या। तो कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, मीर कासिम, शाह शुजाउद्दौला और दिल्ली मुगल शासक शाह आलम, ये तीनों के संयुक्त सेना जब 1764 ईस्वी में बक्सर में हार जाते हैं, अंग्रेज विजयी होते हैं, उसके बाद कोई ऐसा शासक भारत में नहीं बचा जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिम्मत रख रखे कदम उठा सके। तो इस तरह अब दीवानी कैसे मिली और कैसे शासन किया, इसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे। खेती में क्या समस्या है, क्या सुधार किया, इसके बारे में मुख्य रूप से इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। देखो, तो फर्स्ट है कंपनी दीवान बन गई। ध्यान से सुनो। और 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को, किताब में तुम्हारा चित्र है, देख लेना, एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन को यादगार घटनाओं को चित्रित करने के जिम्मा सौंपा। क्योंकि उस समय चित्रकार भी, जो अगर मान लीजिए जो पैसा वाला है, जिस तरह कोई कहता है उसी तरह बना दिया। भव्य स्वागत, बढ़िया से चित्र बनाना जिसे अच्छा लगता था। ठीक। तो बंगाल की दीवान हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वो अपनी ज़रूरत चीज़ों को खरीद बेचती रहे। और समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगी कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सामान था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाया, लोगों को अधिकार किस तरह तय किया, और यानी मन माफिक फसलों की खेती कैसे की। मैंने अपने अनुसार खेती को बढ़ावा देना, खेती कैसे करना, इस पर जो लोगों को मैंने ध्यान उस वही खेती करना जो ज़्यादा अंग्रेज़ों को नाफा होते थे। ठीक। कंपनी की आमदनी, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की आमदनी कैसे हुई। तो जो बिजनेस व्यापार, जो कंपनी खेती करता था, तो उससे ज़्यादा जैसे
बाद में 3 कट्ठिया प्रथा पढ़ाएंगे कि 3 कट्ठिया प्रथा क्या होती है। 1 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी, जिसके कारण वह अंग्रेज यहाँ के लोगों ने खेती वह नहीं करना चाहता था, किसी खेती बंजर हो जाता था, लेकिन मजबूरी में यहाँ के लोगों को खेती करना पड़ता था। और बाढ़ आ जाने पर, दह जाने पर लोगों को यानी लगान न देने पर उनका ज़मीन को हड़प लिया जाता था, जिससे अंग्रेज अपना घाटा कभी नहीं करता था और यहाँ के लोगों को भी हमेशा की तरह घाटा होता था। ठीक, तो यहाँ है कंपनी की आमदनी। ध्यान से सुनो, कंपनी की आमदनी कैसे होती है। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन तथा यानी वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिची नहीं रही थी। का उसकी कोशिश रही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत को बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। यानी जहाँ 1 रुपया का चीज़ वहाँ 2 रुपया दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का याद करती थी। बताओ, 1765 से कंपनी जो है यानी सोने चांदी का याद ब्रिटेन से यहाँ करती थी। लेकिन 1765 ईस्वी के बाद देखो कैसे समय बदल रहा है और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ों खरीदी जा सकती थी। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। मैं एक चित्र दिया हुआ है, बंगाल का मुर्शिदाबाद का साप्ताहिक हाट है, हाट माने बाजार होता है, कि बुक में देख लेना। ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित से बाज़ारों आते थे और आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों का बहुत बुरा असर पड़ता था। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई सामान बना रहा है, अगर किसी का सामान नहीं बिके तो उसको कैसे स्थिति होगा आप तुम लोग अंदाज़ा कर सकते हो कि सामान नहीं बिके तो कैसे हम कर सकते हैं, किस प्रकार उन लोगों को स्थिति होती। ठीक, आगे है यानी दिशा में बढ़ रही थी। 1770 ईस्वी में बड़े अकाल के बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। एक बहुत बड़ी घटना, अंदाजा कर सकता है बच्चों कि 1770 बहुत बड़ा अकाल आया, लोग भूखे मर गए, 1 करोड़। तुम अंदाजा कर सकता है, आंक सकता है, 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गया, 1 करोड़ लोग मर गया 1770। इससे क्या वहाँ के लोगों को वहाँ जो दुख किया होगा, इससे अंदाजा तुम लगा सकते हो। ठीक, और दूसरा पॉइंट है, तीसरा, खेती में सुधार की जरूरत। अब खेती में कैसे कैसे सुधार की जा रही है उसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान दो। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह ही सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना, खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों के सतत बहस चली रही थी। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू, हाँ यह हमेशा जी के पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, किसने लागू किया। 1793 याद करके रखना, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक, हमेशा याद करके रखना, ये जी के है, बहुत अच्छा जी के है। किया इन बंदोबस्ती के शर्तों के हिसाब से राजाओं ने तालुकदारों जमींदारों के मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने के जिम्मा से गई। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उनसे इजाफा नहीं किया जा सका। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों और ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राजस्व की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं, इसलिए जमींदार बढ़ते हुए उत्पादन से फायदे में रहेंगे।
और चार्ल्स यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या चार्ल्स कॉर्नवालिस जिसमें स्थायी बंद लागू किया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। देखो अब याद करके रखना है, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक, इतना हमेशा जी के याद करते रहना। ठीक, अगला पॉइंट है समस्या। अब खेती से जुड़ी समस्या, क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तुम लोग भी जानता है कि मान लीजिए समस्या क्या है, बाढ़ आ जाए, उसके बाद खेती में न उपजे, सही समय पर नहीं आए। अभी देखो स्थिति कैसे आ रहा है, लोग को पका फुटा धान अगर डूब रहा है, कितना लोगों को दुख होगा, अंदाजा कर सकता है। उस समय भी वह बहुत सी स्थिति दयनीय थी, जो आज अभी की स्थिति में देखो, अगल बगल देखो, तुम लोग स्वयं देख रहे हो। ठीक, देखो समस्या, मगर अस्थायी बंदोबस्त भी समस्या पैदा कर सकती थी। कंपनी के अफसरों ने प्राय अभी भी जमींदारी जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर सकते थे। असम में कंपनी में जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जमींदारों राजस्व चुकाने में विफल। बेटा सुलाभ, ना तो बेटा जल्दी आओ ना, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, तनी लाइन कट गया है, थोड़ा सा 1 मिनट लाइन पर। बैठाओ ना। तो यहाँ समस्या 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 हम बता रहे थे, समस्या हम बता रहे थे, ध्यान दो। अब समस्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो 19वीं सदी से पहले तक हालत बहुत बुरी थी। बाजारों में कीमतें तथा बढ़ी, धीरे धीरे होने से ज़्यादा आमदनी सुधार लाना कि कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इससे तो हमें के लिए राजस्व कर चुकाना, राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकते थे। लेकिन जमींदार को अभी भी ज़मीन की बेहतरीन कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उससे कुछ तो बंदोबस्त शुरुआत हुआ, लेकिन सालों सालों ज़मीन में गंवा चुके थे। जो बच्चे कुछ थे अभी उन्हें बिना परेशानी का निवेश का खतरा। देखो इससे सुधार नहीं हुआ, जो ज़मीन में मैंने जो लगान नहीं वसूलों से ज़मीन को ले लिया गया, तरह तरह से समस्या पैदा कर गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा यह सुधार हो गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। ठीक, सुधार नहीं हो पाया। तो इस तरह अंदाज़ा कर सकता है कुछ। अब अगला है कि बंगाल के रैयतों, यानी बंगाल के रैयतों को कोलटू का एक कथन है, और उस कथन के पहले कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान दें कि आमदनी उम्मीद दिखाई दे रही। तब तक जमींदारों किसानों को ज़मीन के देकर उसे लगान वसूल सकते थे। ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों की यह व्यवस्था बहुत ही यानी दमनकारी नीति थी। किसानों को लगता चुकाना था कि बहुत ज़्यादा, और ज़मीन पर उसका अधिक सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो पुश्तैनी ज़मीन से भी बेदखल। बताओ कि वह अगर लगान नहीं चुका पाता तो पुश्तैनी ज़मीन से भी